वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज वाला पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिया। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन गो एंड वॉच द वीडियो फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस सेशन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन को हिंदी में कहते हैं वर्षण। तो वर्षण क्या होता है? तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, जब जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ओके, जब ये क्या होती है, ये एयर मॉइस्चर ग्रहण करती है। मॉइस्चर का मतलब नमी, जो एयर में नमी है उस नमी को ग्रहण करती है और फिर ग्रहण करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि ये जो एयर पार्टिकल है ना, ये एयर पार्टिकल अपने अंदर से जितनी क्षमता होती है नमी को ग्रहण करने की, उस क्षमता से ये आगे बढ़ जाता है। मतलब कि ये अब और ज़्यादा नमी ग्रहण नहीं कर पाता है। तब ऐसा जब होता है तो इसे कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन, कि अब एयर पार्टिकल के अंदर और ज़्यादा नमी हम नहीं डाल सकते हैं। तब जब ये संघनित हो जाते हैं तो फिर इनका एक समूह, कई सारे समूह मतलब मिल करके ऐसे संघनित होते हैं एयर पार्टिकल्स के। और जब ये इतने भारी हो जाते हैं कि अब ये एयर में फ्लोट नहीं कर सकते हैं, एयर में फ्लोट नहीं कर सकते हैं, तब ये झमाझम नीचे प्रेसिपिटेशन के रूप में आ जाते हैं। अब देखिए प्रेसिपिटेशन क्या है, ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं? आपका रेन हो गया, देन आपका स्नो हो गया एंड देन स्लीट हो गया। अब इनका मतलब क्या है? जब प्रेसिपिटेशन वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हो तो उसे हम कह दें कि ये रेन हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है, वर्षा हो रहा है। जब प्रेसिपिटेशन आइस के फॉर्म में हो, जैसे हिमालय पे देखते हैं तो आइस वहाँ पे गिरते हैं और पोल्स पे भी यहाँ पे आइस की वर्षा होती है, तो जब आइस के फॉर्म में केवल हो तो उसे हम कह देते हैं ये स्नो प्रेसिपिटेशन है। और जब आइस और वाटर, इन दोनों का, इट मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स, इन दोनों का जब मिक्सचर कभी कभी हमारे धरातल पर आता है तो इसे हम कहते हैं स्लीट। जैसे कभी कभी आप देखते हैं वर्षा होती है तो उस समय छोटे छोटे टुकड़े स्नो के वो भी गिरते हैं और बारिश भी बहुत तेज़ होती है, तो ये जो होता है ना वो स्लीट होता है, उसे हिमवृष्टि कहते हैं। तो ये 3 टाइप होते हैं प्रेसिपिटेशन के। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है? तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है वाटर साइकिल क्या है, तो आइए समझते हैं एक बार फिर से इसको। हालांकि थ्योरी वाले पार्ट में हमने काफ़ी अच्छे से फिगर के माध्यम से समझा था, यहाँ फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दें, मान लीजिए कि ये कोई वाटर बॉडी है और ये आपका कोई लैंड है। तो अब वाटर बॉडी है तो यहाँ पे वाटर होगा। अब ये सन है, सन अपना क्या काम करेगा? एज यूजल अपना यहाँ से सन एनर्जी देगा, हीट देगा। तो जब इस वाटर बॉडी पे हीट पड़ेगी सन की, तो यहाँ से वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? इवेपोरेट होगा। उसके बाद जब ये इवेपोरेट होगा तो ये जाएगा एटमॉस्फेयर में। अब चूंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी सब एयर हैं जो प्रेजेंट हैं, तो एयर इस इवापोरेशन की वजह से कुछ नमी अपने अंदर क्या करेंगी, कुछ मॉइस्चर अपने अंदर ये ग्रहण कर लेंगे। तो जो जितने भी एयर पार्टिकल होंगे ये क्या करेंगे, इसी प्रकार से जो इवापोरेशन की वजह से जो नमी एटमॉस्फेयर में आ रही है उस एटमॉस्फेयर से नमी को अपने अंदर ग्रहण करना शुरू करेंगे। फिर ये एक समय ऐसा आएगा कि ढेर सारे ऐसे एयर पार्टिकल क्या करेंगे, अपने अंदर मॉइस्चर को ग्रहण करना शुरू करेंगे। और फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जब इन एयर पार्टिकल्स की जो कैपेसिटी है नमी को ग्रहण करने की, मॉइस्चर को ग्रहण करने की, वो समाप्त हो जाएगी। इट मीन्स कि अब ये उससे ज़्यादा और मॉइस्चर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। और जब ऐसे ही ढेर सारे एयर पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और ये इतने भारी हो जाते हैं कि ये एयर में फ्लोट नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये झमाझम फिर वापस बारिश प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे फिर धरातल पर आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो वाटर यहाँ से इवेपोरेट होकर उठा ऊपर, फिर वापस ये प्रेसिपिटेशन के रूप में फिर यहीं पर आ गया। तो ये क्या बना? एक वाटर का साइकिल बना। इसे ही कहते हैं वाटर साइकिल। इसे आप चित्र के माध्यम से जब भी एग्जाम में समझाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, इन अपार्ट फ्रॉम कि आप इसे थ्योरी के माध्यम से समझाएं। तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा चित्र के माध्यम से दें। ओके, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। तो वेव्स की हाइट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। तो जो अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक की वजह से जो आपका ये हाइट होता है ये इफेक्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी अगर होती है तो उसकी वजह से भी होता है। ये वॉल्केनिक एक्टिविटी आपकी ओशियंस में हो सकती है, ओशियंस के अंदर हो सकती है और ओशियंस के किनारे भी हो सकती है, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। और नेक्स्ट जो हो गया अंडर वाटर जो स्लाइड होता है, अंडर वाटर जो स्लाइड होता है आपकी जो भी लैंड होता है अंडर वाटर, उन स्लाइड की वजह से भी जो वाटर वेव्स होते हैं वो उनकी हाइट कम और ज़्यादा हो सकती है। तो ये 3 बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। तो ओशियन वाटर के मूवमेंट को कौन अफेक्ट करता है? तो सबसे जो बड़ा मूवमेंट है
वो तो आपका हो गया जो विंड्स चलती हैं, जो परमानेंट विंड्स होती हैं वो विंड्स अफेक्ट करती हैं, सबसे बड़ी बात। देन आपका जो सन के टेम्परेचर की वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स में, लैटिट्यूड्स में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, टेम्परेचर और जो आपके परमानेंट विंड होते हैं, ये काफ़ी इफेक्ट करते हैं। देन इसी की वजह से जो सैलिनिटी होती है ये भी काफ़ी अफेक्ट करती है। तो ये जो तीन जो मेजर जो पोर्शंस है इनकी वजह से काफ़ी ये अफेक्ट होते हैं। और इसमें ही आप जोड़ सकते हैं लैटिट्यूड भी डाल सकते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड के अनुसार ही जो सन रे हैं, जो इंसोलेशन है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये 4 फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो ओशियन मूवमेंट्स है वो क्या होते हैं, मतलब आगे पीछे होते हैं। और इसमें हमने टेम्परेचर भी डाल दिया, हमने सैलिनिटी भी डाल दिया, तो इसकी वजह से मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो ये इन चीज़ों को आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर में डाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। तो टाइड क्या होते हैं इनके बारे में पूछा जा रहा है और ये क्यों बनते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए जब रिदमिक राइज एंड फॉल, जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है आपके ओशियन वेव्स का, ओशियन वाटर का, तो राइज एंड फॉल, एक बार उठेगा और एक बार गिरेगा, ये लेकिन 2 बार होता है दिन में, ट्वाइस अ डे। तो हम कह सकते हैं रिदमिक राइज एंड फॉल ट्वाइस अ डे ऑफ ओशियन वाटर इज नोन एज टाइड्स। ओके, और ये कैसे फॉर्म होता है, तो इसके पीछे भी सिंपल सा है। जो अर्थ, मान लीजिए आपका अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर सन और मून, इन दोनों का कंबाइंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, इन्हीं की वजह से जो टाइड्स हैं वो अर्थ पर आते हैं। और इसमें भी 2 टाइप के टाइड्स होते हैं, एक जो होता है हाईएस्ट टाइड होता है, एक जो लोवेस्ट होता है। तो जब अर्थ, सन और मून एक ही रेखा में होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तब उस समय हाईएस्ट टाइड आते हैं। और जब ये आपके 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, सन यहाँ होता है, मून यहाँ होता है और अर्थ यहाँ पर होती है, तब इस समय लो टाइड्स आते हैं। तो ये भी चीज़ें हमने देख ली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ओशियन करेंट्स। तो ओशियन करेंट्स क्या होते हैं कि ये बहुत ही बड़े बड़े कह सकते हैं कि वाटर बॉडीज़ होते हैं। मतलब कि जैसे इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना है ये ओशियन है। ओके, अब देखिए इसमें जो है डिफरेंट स्ट्रीम है। तो अब मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रीम है, जो मान लीजिए एक ये स्ट्रीम है जो लगातार क्या कर रही, मूव कर रही है। और वैसे भी ओशियन के जो वाटर होते हैं वो लगातार मूव करते ही रहते हैं। तो ये लगातार जब मूवमेंट कर रही है और किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, तो इस प्रकार के जो आपके ये ओशियन वेव्स हैं, इन्हें कहते हैं आपको ओशियन करंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओशियन करंट्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई स्ट्रीम ऑफ वाटर कंटिन्यूअसली किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उस स्ट्रीम ऑफ वाटर को कहते हैं ओशियन करंट्स कहते हैं। ये सिंपल से इसका आंसर हो गया। और ये पूरे ग्लोब पर प्रभावित होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो हमारा ग्लोब है उसके उसका जो क्लाइमेट है उसको डिसाइड करने में काफ़ी ये भूमिका बड़ी निभाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रीजंस ओशियन वाटर इज साल्टी। क्यों है ओशियन वाटर साल्टी। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग, तो इस चीज़ को भी आपको बताना है। इन दोनों का आपको डिस्कस करना है रीज़न ग्रुप में, जिसका नाम है चांसले टाइम, जो कि आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टिक द करेक्ट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर लगातार अपने फॉर्म को, अपने रूप को बदलता रहता है और एक गोलाकार चक्कर लगाता है ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में। तो ये वाटर साइकिल है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द वार्म ओशियन करेंट्स ओरिजिनेट नियर। जो गर्म वाली ओशियन करंट होती है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है। देखिए वहीं पर ओरिजिनेट होगी जहाँ पर जो सन रेज है वो ज़्यादा पहुँचेगा। तो सन रेज पोल पे ज़्यादा पहुँचता है या इक्वेटर पे, तो हम कहेंगे इक्वेटर पे, तो इक्वेटर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा, इसे टाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सी जो है लार्जेस्ट लेक है। टाइड क्या है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर है। सुनामी क्या है, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स है। ओशियन करंट्स क्या है, ये है स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलॉन्ग डेफिनेट पाथ। तो बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, जिसको हमने देख लिया।
अब यहाँ पे कुछ फन फैक्ट्स हैं। तो मान लीजिए कि आपको एक डिटेक्टिव बनना है, तो उस डिटेक्टिव बनने के लिए कुछ आपको पहले अपने अंदर की कुछ क्वालिटीज़ को दिखाना होगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है द नेम ऑफ वन रिवर इज हिडन इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो स्पॉटेड। आपको जितने भी सेंटेंसेस नीचे दिए हुए हैं इन सब में एक किसी न किसी रिवर का नाम छिपा है। तो अब आपको बताना है कि वो कौन कौन सी रिवर है। जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया है मंदिरा, और ये विजय लक्ष्मी के नाम से उन्होंने दिया कि रावी रिवर का नाम हमने यहाँ पे छिपा रखा है। अब दूसरे में बताना आपको कि और कौन सी रिवर है जिसका नाम यहाँ पे छिपा रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है तिस्ता, दिख सकता है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है। अनदर नेम फॉर रिवर ब्रह्मपुत्रा, तो रिवर ब्रह्मपुत्रा का एक और नाम क्या हो सकता है, तो इस नाम को हम ढूंढते हैं। पहले आइए समझते हैं। वैसे ये काम आपको खुद ही करना चाहिए। तो इन चीज़ों को ढेर सारे जिसमें आपके सेंटेंसेस दिए हैं इनको आप देख सकते हैं, और इसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन कौन से आपने डिटेक्टिव वाले काम यहाँ पे किए हैं। तो ये हमने देख लिया। और कैरी ऑन डिटेक्टिव में भी दिया है विद द हेल्प ऑफ एन एटलस ड्रॉ ईच रिवर विच यू डिस्कवर्ड इन फॉर द फन ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मैप वाला हमने इस पिछले वाले थ्योरी वाले पार्ट में देखा था, उसमें एक मैप दिया था और ढेर सारे रिवर्स दिए हुए थे। तो उन रिवर्स को एक काम करिए, मैप उठाइए और मैप पर उन रिवर्स को लोकेट करिए। तो ये आपके लिए काफ़ी मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। ओके, सो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। इसके बाद मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।